रख हौसला वो मंज़िल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है बीपीएससी एडीओ के लिए जो है प्रैक्टिस सेट बुक लगा रहे हैं। अगर आप लोग जो है बीपीएससी एडीओ या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ये सेट आप लोग को होने वाला है, क्योंकि जो है ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सामान्य अध्ययन का है और जिसमें कि है हम लोग जो है कुल 20 सेट लगाने वाले हैं। 20 सेट जो है सामान्य भाषा का, 20 सेट जो है सामान्य अध्ययन का और 20 सेट जो है जनरल एप्टीट्यूड का। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में जो है सामान्य अध्ययन से जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सामान्य भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और कहते हैं ना कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। आप लोगों को पता है कि 935 सीट है, कुल 935 सीट ही है। और इस पर जो एक सीट पे जो उम्मीदवार है कितने हैं, तो एक सीट पे उम्मीदवार है कितने, तो 1293 जो अभ्यर्थी एक सीट पे उम्मीदवार है। तो हमें थकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, बस हमें अपनी तरफ से 100% प्रयास करना है। और अंतिम समय है, मैं भी डॉक्टर पास गई थी, अभी आई हूँ और मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब है, बट मैं रुकने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं आप लोगों की पढ़ाई रोकने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं से अथी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। बात करें तो कोयला भंडारण की दृष्टि से जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा है। तो एक नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो कोयला भंडारण की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य झारखंड पक्ष है। कोयला नगरी झारखंड में स्थित धनबाद को कहा जाता है। धनबाद में स्थित जो है मारिया की खान, धनबाद में स्थित मारिया खान पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज की खान कोयले के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारत में जो है सबसे पहले कोयला रानीगंज खदान से निकाला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग तो ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। ग्रे क्रांति मत्स्य पालन से, उर्वरक से, तिलहन से या फिर आलू से। तो 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है और यह भारत की हरित क्रांति के मुख्य प्रभाव से जो है एक है। अत्यधिक उर्वरक के कारण उपयोग के कारण जो है नकारात्मक प्रभाव पर विचार किया गया था, जिसके साथ ही उर्वरकों के स्थायी उपयोग के तरीकों पर भी जो ध्यान दिया गया। ग्रे क्रांति जो है में जो मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को जो है उपयोग में शामिल किया गया। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उर्वरक से संबंधित है। और आलू किससे है, तो गोल क्रांति से। आलू किससे है, तो गोल क्रांति से है। और मत्स्य पालन की बात करें तो यह है जो है नीली क्रांति। नीली क्रांति पूछेगा आप लोग से किससे है, तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जनसंख्या घटने से जो है मानव भूमि अनुपात क्या हो जाएगा, तो घटता है या फिर बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जब जनसंख्या घटती है तो मानव भूमि अनुपात बढ़ता है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता के प्रति जो है व्यक्ति जो है बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए भूमि की उपलब्धता अधिक हो जाती है। तो राइट हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ता है, मानव भूमि अनुपात जो है बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर निम्न को सुमेलित करना है हम लोग को। यहाँ पे जो हम लोग को पार्क दिया गया है, यहाँ पे जो है जगह दिया गया किस राज्य में है। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये हम लोग का असम में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। और बांधवगढ़ की बात करें हम लोग तो बांधवगढ़ कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नंदन कानन की बात करें हम लोग तो वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहाँ पे, उड़ीसा में है। उड़ीसा में, यानी कि चौथा हो जाएगा। और मेलघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में है। मेलघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही हो जाएगा, यानी कि 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, बिहार में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। इस राज्य में जो है उपजाऊ भूमि, संयुक्त जलवायु के कारण जो है सागवान का जो है पेड़ बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जिससे जो है यह क्षेत्र में वनस्पति की प्रमुख हिस्सा बन जाता है। सागवान का जो है वानस्पतिक नाम जो है
टेक्टोना ग्रेडिस है, यह बहुमूल्य इमारती लकड़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ये क्या है, तो बहुमूल्य इमारती लकड़ी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन के। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत में शक्तिशाली अल नीनो का कारण है क्या है? सामान्य वर्षा का, अतिवर्षा का, सूखे का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अल नीनो की बात करते हैं हम लोग। तो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रबल अल नीनो घटना जो है कमजोर मानसून की स्थिति को जो है दर्शाता है। इसकी वजह से जो है भारत में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जो है सूखे की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूखे की स्थिति हो जाती है अल नीनो से। और ला नीनो की बात करें हम लोग, ला नीनो की बात करें तो ये अतिवर्षा का जो है कारण बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है? चिल्का झील उड़ीसा, पेंगोंग झील जो है हिमाचल प्रदेश, लेक पिछोला झील जो है राजस्थान, लोकटक झील जो है मणिपुर। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। तो राइट आंसर हम लोग का ये सही है। और लेक पिछोला झील की बात करें तो राजस्थान में है, ये भी सही है। और लोकटक झील की बात करते हैं मणिपुर में, ये भी सही है। और पेंगोंग झील की बात करते हैं हम लोग। तो झील की बात करते हैं ये कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये पेंगोंग झील कहाँ पे है? पेंगोंग झील जो है लद्दाख में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी जो है हम लोग का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। तो कौन सी नदी जो है बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है? तो बेटा नदी, पुनपुन नदी, महानंदा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाने वाली प्रमुख गंडक नदी है। यह नदी जो है नेपाल से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच जो है एक सीमा निर्धारित करती है। गंडक नदी जो है महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से जो है होते हुए बिहार में चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों से बहती हुई जो है तथा पटना के पास जो गंगा में मिल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गंडक नदी जो है बनाती है गंडक नदी। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो जो है पालघाट दर्रा जो है निम्नलिखित में से जो है किसको जोड़ता है? तो गोवा व कर्नाटक को, गोवा महाराष्ट्र को, केरल व तमिलनाडु को उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में जो है स्थित है। यह जो है पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है इसको। तमिलनाडु के जो है कोयम्बटूर और केरल कोझिकोड कोची के जो है पलक्कड़ के बीच जो है स्थित है। यह दर्रा जो है पश्चिम घाट पर्वतमाला में जो है सबसे बड़ा दर्रा है और यह भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बीच जो है महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। यह दर्रा जो है उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल और तमिलनाडु के बीच। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित जो है भारत की पर्वत श्रेणियाँ है, गारो पहाड़ी, नंदा देवी, कमात, केटू। निम्नलिखित में से जो है इनका पूर्व से पश्चिम में जो है सही क्रम लगाना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गारो हिल्स पहला है। गारो हिल्स भारत के पूर्वोत्तर भाग में जो मेघालय में जो है स्थित है। तो पहला आ जाएगा हम लोग को गारो हिल्स, यानी कि पहला। और आगे बात करते हैं दूसरा हो जाएगा हम लोग का नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह गढ़वाल हिमाचल की जो है एक प्रमुख चोटी है। नेक्स्ट आ जाएगा उसके बाद तीसरा कामेट ही आएगा और उत्तराखंड में ही स्थित है। कामेट नंदा देवी से थोड़ा पश्चिम में है। केटू की बात जम्मू कश्मीर में है और अब लद्दाख का हिस्सा है। यह में जो है काराकोरम रेंज में स्थित है। केटू जो है विकल्पों में से सबसे पश्चिमी चोटी है। तो राइट हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 हम लोग का सही क्रम में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन जो है सही है? तो विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के जो है अधिकार से वंचित कर सकता है। विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्या एवं हितों को जो है समझाना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है मतदाताओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। आगे बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो है 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो राइट आंसर की बात करते हैं हम लोग। तो राइट आंसर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की। तो शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव का जो है तात्पर्य है कि चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। विधायिका के लिए योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के अधिकारों
को सीमित कर सकता है। शैक्षणिक योग्यता सभी कार्यों और सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। शायद यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है। यहाँ पे होगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत के संविधान में जो है 53 अनुच्छेद 53 में जो है उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति अपने पद पर जो है आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए जो है पद ग्रहण करेंगे। या फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो उपयुक्त में से जो है हम लोग को सही कथन बताना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख करता है, ना कि 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा जो है गलत है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, उपयुक्त में से एक से अधिक। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है। ये स्वतंत्रता है किसका? तो विचार की अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता शामिल करती है, जो सभी नागरिकों को जो है समर्पित की गई है। राइट हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हम लोग को। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम लोग तो सूची 1 को जो है सूची 2 में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का जो है चुनना है। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान दिए गए और इसमें स्रोत दिए गए हैं। तो कहाँ से क्या चीज़ लिया गया? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया हम लोग का? तो मौलिक अधिकार की बात करें हम लोग तो मौलिक अधिकार लिया गया हम लोग का अमेरिका का संविधान से जो है लिया गया था, यानी कि एक का जो हो जाएगा हम लोग का 4, 1 का 4 हो जाएगा। और राज्य के निर्देशिक तत्व यानी कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी जो है आयरिश के संविधान से लिया गया, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। और संसदीय सरकार की बात करते हैं हम लोग तो संसदीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर ए। और केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की। तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन जो है LPI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बारे में जो है बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए जो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पेशकश करती है। या फिर दूसरा, इस योजना में जो है आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। यह योजना पात्र कंपनियों जो है को 6 वर्षों की अवधि के लिए जो है भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल हेतु जो है बिक्री आधार वर्ष पर जो है लगभग 8% का जो है साहन प्रदान करती है। तो और चौथा, इसमें LPI के तहत जो है लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑन इन वन PC या फिर सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे। तो ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा गया है। तो गलत ऑप्शन की बात करते हैं तो पहले देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो LPI योजना आवेदकों को जो वैश्विक और घरेलू श्रेणियों में जो है वर्गीकृत नहीं करती है, इसलिए जो है कथन 2 गलत हो जाएगा और 3 भी जो है गलत है, क्योंकि 8% का औसत प्रोत्साहन सही नहीं है और कंपनियों की पात्रता जो है के लिए 6 साल की अवधि भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा अतः कथन 2 और 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2, 3 जो है गलत है, यानी कि 2 और 3 जो है गलत है। आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो है आमतौर पर मतलब है नौकरियां उपलब्ध होने पर भी लोग काम नहीं करते, या फिर जो है ऑप्शन छूट गए हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, शायद बुक में ही नहीं छपा गया है, तो इसका मैं बता देती हूँ आप लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। तो भारत के जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि कृषि कार्य में वर्ष के कुछ महीने में ही केंद्रित होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वह स्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति किसी कार्य में लगा हुआ प्रतीत होता है, परंतु उत्पादन प्रक्रिया में उसका वास्तविक योगदान शून्य या फिर नगण्य होता है।
यदि ऐसे व्यक्ति को जो है उस कार्य से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह स्थिति जो है अक्सर कृषि क्षेत्र, पारिवारिक व्यवसायों में देखी जाती है। यहाँ आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम में लगे होते हैं, अतः दोनों प्रकार की बेरोजगारी जो है ग्रामीण भारत की विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप लोगों को पता है कि गांव में जो लोग खेती में, कृषि प्रधान देश है भारत, यहाँ पे जो है एक ही परिवार के सारे एक ही इकट्ठा खेत क्यों ना हो, उसी में जो है पाँचों जितने भी घर के सदस्य सब उसी खेत में लगे रहते हैं। ये नहीं सोचते कि हम अलग से थोड़ा सा इनकम जो है करें, क्योंकि उस पर जो है वहाँ उसकी खेत की जो उत्पादकता है उससे तो नहीं बढ़ोतरी हो सकती है। अगर एक कट्ठा खेत में जो है 5 क्विंटल धान हो रहा है तो 5 ही क्विंटल होगा, ना कि 10 क्विंटल हो जाएगा। इसी तरह से कहा गया है कि प्रचंड बेरोजगारी इसी को कहा जाता है कि भारत में जो है ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो है पारिवारिक व्यवसाय में या फिर जो है खेती में लगे, कृषि में जो है लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था जो है कि केंद्रीय समस्या है? तो क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन कर कहाँ उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कहाँ उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या होती है क्या उत्पादन करना है, किस तरह उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। ये निर्णय संसाधनों की कमी और असीमित आवश्यकताओं के कारण जटिल हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी डैश के कारण, तो नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से संख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर जो अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की जो है मंद गति के कारण। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत को एक अल्प विकसित या विकासशील देश माने जाने के कारण मुख्य कारणों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि शामिल है, जो प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता को जो है कम करती है। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अभी भी प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि पर अत्यधिक निर्भर है, जिसकी जो है उत्पादकता अपेक्षा कम है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र का धीमा विकास और विविधीकरण भी जो है अल्प विकास की स्थिति को दर्शाता है। नियोजन की आवश्यकता विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कि अल्प विकास के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2, 3, 4 जो है सही है। हम लोग 2, 3, 4 जो है सही है, बाकी पहला जो है गलत है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम लोग तो अतः सदैव सहमति के साथ जो है और अवसर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर जो भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सच्चिदानंद सिन्हा के अनुसार जो है सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय की काउंसिलिंग में जो है कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इन्होंने भारतीय संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी भूमिका निभाई थी। की बात करें हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 1905 ईस्वी में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को जो किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक या फिर एओ हुम ने। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 जून 1905 को जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। इस संस्था का उद्देश्य था भारतीयों को जो है शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से समाज के प्रति जागरूक करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है 1946 की अंतरिम सरकार के दौरान जो है कौन सा जो है पोर्टफोलियो संभाला था? तो रक्षा, गृह, खाद्य और कृषि उपयोग में से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है हम लोग को। तो 21 नंबर बात करें हम लोग क्वेश्चन की, तो साल 1946 में बनी अंतरिम सरकार में विभाजन के बाद जो भारत की प्रशासनिक संरचना को संतुलित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो खाद्य और कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू को जो विदेश मामलों का राष्ट्रमंत्रियों का संबंध कार्य सौंपा गया, जबकि सरदार पटेल को जो है गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण विभाग के प्रभारी बनाए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया था। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसने जो है भारत के में जो है स्वतंत्रता आंदोलन के
दौरान जो है नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने, हिंदू सभा ने या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कांग्रेस ने भारत में जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो है बहिष्कार किया था। और कांग्रेस ने यह कदम महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है स्वराज की मांग की थी। और क्योंकि इसके अनुसार जो सम्मेलन में भारतीय हितों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कांग्रेस का। क्वेश्चन की बात करें हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की। तो अप्रैल 1919 में जो है किस घटना से जो है भारतीय को जो है गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? तो लेट आंदोलन से, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार से या फिर जलियांवाला बाग दुर्घटना से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ऐतिहासिक घटनाक्रम जो है इस प्रकार है। प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को जो है कठिनाइयाँ हुई थी 1914 से 18 तक। और गांधी जी ने जो है रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया था 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1924 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था, लेट अधिनियम और जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सभी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की। तो भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और इन्हें जो घटित वर्षों के अनुसार जो है व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन करें। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है भर्ती से जो है आम जनता को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और गांधी जी द्वारा देशव्यापी रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था। और ओटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ऐतिहासिक घटनाक्रम विश्व युद्ध हम लोग का कब हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें हम लोग तो कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। और सत्याग्रह रोलेक्ट एक्ट खिलाफ के जो है सत्याग्रह की बात करें तो 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। और जो इसमें जो है कठिनाई हुई थी। खिलाफत आंदोलन की बात करते कब हुआ था? तो 1919 से 24 तक हुआ था, 1919 से 24 तक। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले होगा 2, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद 1 या प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद जो है तीसरा हो जाएगा गांधी जी रोलेक्ट सत्याग्रह, उसके बाद चौथा हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन की बात करें हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की। 1916 में जो है लखनऊ सत्र के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1916 में जो है लखनऊ सत्र के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन को जो है लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। इस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण कदम था। वो गर्म दल व नरम दल का पुनः मिलन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार जी। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। निम्न में से कौन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को जो विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात इसके ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग तो ईसाई धर्म के फैलने के लिए जो कंपनी के अधिकारियों के जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश पर जो है रोकथाम था, या फिर अधिकारियों की अक्षमता, या फिर उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के पीछे कई कारण थे, जैसे अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म फैलाने के प्रयास और जहाज पर जो है यात्रा से जुड़ी नीतियाँ, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता सीधे तौर पर विद्रोह का कारण नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकारियों की अक्षमता। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की। निम्नकांतिक में से जो है किसने जो है हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में जो है स्वीकार और वो जो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है सबसे पहले हिंदी का राष्ट्रभाषा माना था, और जो वे आर्य समाज के संस्थापक थे, और उनका जन्म जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। स्वामी दयानंद ने जो है वेदों और अन्य धार्मिक हिंदू ग्रंथों की व्याख्या की थी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। समाचार पत्र और संपादक दिए गए हैं। तो फ्री हिंदुस्तान की बात करते हैं हम लोग। तो फ्री हिंदुस्तान का संपादक जो है तारकनाथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इंडियन ओपिनियन की बात करें तो कि संपादक महात्मा गांधी थे। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। और वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें हम लोग तो इसके संपादक दादा भाई नौरोजी थे, जो कि
ने बंगाली का संपादन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो वॉइस ऑफ इंडिया का दादा भाई नौरोजी, बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का डी, 2 का ए, सी का 3 का बी और 4 का सी। तो इसके हिसाब से हम लोग का बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 29 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में जो है भारतीयों को जो बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ जो था प्रदान करना था। तो लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डफरिन के समय में। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ करने वाला वायसराय लॉर्ड लिटन था। इसके कार्यकाल में यह प्रथा शुरू हुई थी जो भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी का प्रतीक मान कर दी जाती थी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड लिटन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की। तो बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड राजकुमार को जो दे दिया गया था उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, सेकंड, हेनरी फर्स्ट। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बम्बई और मुंबई को जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा की शादी के उपलक्ष्य में जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को जो दहेज के रूप में दे दिया गया था। यह शादी 1661 में हुई थी। 1661 में हुई थी। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने जो बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स द्वितीय कैथरीन से जो हुआ था, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, उससे हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें हम लोग तो निम्न में से किसे जो है अपनी माता के नाम पर जो है विजयनगर के नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की जो है स्थापना करवाई थी। हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय उपयुक्त में से एक से अधिक। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो विजयनगर साम्राज्य के जो है तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय ने जो है अपनी माता नागल देवी के नाम पर जो है विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय ने जो है 1509 में से लेकर के 1529 तक शासन किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णदेवराय ने। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की। तो मुगल चित्रकला जो है किसके नेतृत्व में जो है अपनी शीर्ष बिंदु पर था। हुमायूं, अकबर, जहांगीर उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात है मुगल चित्रकला अपने शीर्ष पर जहांगीर के शासन काल में पहुंची थी। जहांगीर एक कला प्रेमी सम्राट थे और उन्होंने जो है चित्रकला को बहुत संरक्षण दिया था। उनके समय में चित्रकला के सूक्ष्मता और प्राकृतिक दृश्यकांत की उन्नति देखी गई थी और उन्होंने जो है वनस्पतियों, जीवों, पक्षियों, जानवरों, पेड़ों और फूलों के जो है चित्रों को जो है प्राथमिकता दी थी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर के समय में। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें हम लोग तो तारीख़ फिरोज़शाही किसने लिखी थी। हसन निज़ामी ने, जिया-उद-दीन बर्नी ने, जहाँ बिन अहमद ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तारीख़ फिरोज़शाही पुस्तक जिया-उद-दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन काल का वर्णन करती है। इसी नाम से जो है जेम्स सिराज अफीज की इतिहास महत्वपूर्ण अफीज ने जो है लिखी थी पुस्तक। यह ऐतिहासिक रचना भारत के मध्यकालीन इतिहास की जो है महत्वपूर्ण घटना को जो है विस्तार से प्रस्तुत करती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिया-उद-दीन बर्नी ने। आगे बात करते हैं हम लोग ऐसे याद करते तारीख़ फिरोज़शाही बर्नी ने जो है लिखी थी। आगे बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। किस स्थान पर जो है इल्तुतमिश ने गजनी के जो है ताजुद्दीन यद्दीन बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया। तराइन के युद्ध में, चेनाब नदी के तट पर, सिंध में या फिर उपयुक्त में से 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इल्तुतमिश ने जो है गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज को जो है तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1215 में जो हुआ था में बुरी तरह पराजित किया था एवं उसे जो है बंदी बना लिया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या फिर नरेंद्रपाल। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के जो है भागलपुर में स्थित है। यह इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। और कब की थी तो 12वीं शताब्दी में जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था इसी को। और आगे बात करते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मपाल ने किया था। करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अमरकोश के अनुसार जो भूमि के प्रकारों पर जो है विचार करना है। तो उर्वरा, मरु, साधवला, देवमात्रक। तो उर्वरा क्या होता है,
तो निम्न में से कौन सा सही बताना है हम लोग का। तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अमर कोश के अनुसार जो है भूमि के कई प्रकार जो है उर्वरा होता है उपजाऊ भूमि, मरु होता है रेगिस्तानी भूमि, और साद वाला जो होता है घास वाली भूमि होता है, द्विमात्र जो होता है वर्षा से सिंचित भूमि होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है राइट सही है, सही दिया हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो गांधार कला शैली समन्वय है भारतीय और जो है पर्शियन कला का, भारतीय और चीनी कला का, भारतीय और जो है तुर्क अफगान कला का, भारतीय और जो है ग्रीक कला का। तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गांधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का जो है मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय और ग्रीक कला का। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सही कथन जो है चुनना है। तो आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मपुत्र कृत है, पंच सिद्धांतिका 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है, गणित सार संग्रह में जो है शून्य को संख्या नहीं माना गया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, इसे जो है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लिखा था। लीलावती ग्रंथ जो है भास्कर आचार्य द्वितीय द्वारा जो है लिखा गया था, और पंच सिद्धांतिका 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है जिसके लेखक जो है बारहमिहिर है। तीसरे ऑप्शन की बात करें हम लोग तो पंच सिद्धांतिका 6वीं शताब्दी का ग्रंथ जिसके लेखक जो बारहमिहिर है। और चौथे ऑप्शन की बात करें गणित सार संग्रह जो महावीर द्वारा लिखा गया था, इस ग्रंथ में जो है शून्य को एक संख्या के रूप में माना गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही कथन हो जाएगा हम लोग आर्यभट्ट एक जो है गणितीय ग्रंथ है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन अशोक को जो है बुद्ध धर्म में जो है दीक्षित करने का श्रेय किसे माना जाता है। तो निग्रोध को, उपगुप्त को, मंगोलीय पुत्र तीसरे को, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दीपवंश तथा महावंश के जो है अनुसार अशोक को जो है बुद्ध धर्म में जो है दीक्षित निग्रोध ने किया था। किसने किया था? निग्रोध ने किया था अशोक को बौद्ध धर्म में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर। उसके बाद जो है किसने किया था? इसके बाद जो अशोक मोगलीपुत्र शिष्य ने जो है प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म में जो है रुचि लेने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपगुप्त ने। आगे बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिलान जो है सही है। तो हम लोग को बताना है, यहाँ पे जो है दिया गया है जो महाजनपद है और यहाँ पे जो इसकी राजधानी बताई गई है। तो हम लोग देखना 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो अंक की राजधानी जो है क्या थी? चंपा। अंक की राजधानी क्या थी? चंपा। काशी की राजधानी क्या थी? तो काशी की राजधानी जो वाराणसी थी। और कौशल की राजधानी की बात करते तो श्रावस्ती। काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती और वत्स की जो है कौशाम्बी थी। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें हम लोग तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 1 2 4 2। आगे बात करते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वैशाली जो है प्रसिद्ध है क्योंकि यह राजा बिंबिसार की राजधानी थी, यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान था, यह महावीर का जो है जन्म स्थान था, या फिर यह एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो वैशाली बिहार प्रसिद्ध है क्योंकि जो है यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है। बुद्ध ने 3 बार जो है इस जगह का जो है दौरा किया था। उसकी मृत्यु के बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद भी आयोजित की गई थी। यह पहला गणराज्य माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का माना जाता है राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह जो है महावीर का जन्म स्थान माना जाता है वैशाली, जो कि बज्र गणराज्य के अंतर्गत आता था। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो है सामान्य नहीं है। दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अंतिसंयम आवश्यक है ऐसे मानते हैं। दोनों ही वेदों की सत्ता अस्वीकार करते हैं। दोनों ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे। दोनों ही जो है क्षत्रिय जाति के सदस्यों द्वारा जो है प्रवर्तित हुए थे। तो 42 की बात करें हम क्वेश्चन की तो दोनों ही जो है मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अतिसंयम आवश्यक है ऐसे मानते थे। यह कथन केवल जैन धर्म के लिए सही है। बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या का विरोध किया गया था और जो है मध्यम वर्ग को जो अपनाया गया था, अतः यह दोनों में जो है सामान्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों में जो है कठोर तपस्या का वर्णन नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें ऋग्वेद में कितने
स्तुतों का जो है संकलन है। तो 120, 128, 180, फिर 1080 या फिर 1020, 1028, 1080 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऋग्वेद में कुल 128 सूक्त है। इन्हें 10 मंडलों में बांटा गया है। ऋग्वेद में कुल जो है 10,580 ऋचाएँ हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1028। आगे बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो नगरों में जो है नालियों की सुरक्षिता व्यवस्थित थी, व्यापार और वाणिज्य में जो है देश उन्नत था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से जो है परिचित थे। तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात, सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता के समय तक जो है लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसलिए लोग इस धातु का उपयोग नहीं करते थे। इसके विपरीत तांबे और कांसे का अधिक उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता युग की सभ्यता भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ पे परिचित दिया गया था। गलत कथन बता रहे, तो ये गलत हो जाएगा लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का जो पुरातात्विक स्थल, ऑप्शन की बात करते हैं धोलावीरा, राखीगढ़ी, सूतकांगेडोर, लोथल। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। राखीगढ़ी की खोज जो है 1963 में हुई थी। 1900 में जो है डॉक्टर VN मिश्रा ने प्रारंभिक खुदाई की थी और 1997 से 1999 में जो है अमरेंद्र नाथ ने व्यापक उत्खनन किया था। बनावली की खोज जो है 1973 में हुई थी। बनावली खोज 1973 में RS विष्ट ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राखीगढ़ी। आगे बात करते हैं 46 नंबर। चीनी यात्री सुंग यून ने जो भारत यात्रा की थी, कब की थी? 1515 से 1520 में, 1525 से 1529 में, 1545 से 1552 में, 1592 से 1597 में। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सुंग यूंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने जो 1518 से 1522 ईस्वी के बीच जो भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अपनी यात्रा का एक विस्तृत वेदांत लिखा जो उस समय के भारत और मध्य एशिया के बारे में जानकारी का एक मूल्यांकन स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1515 से 1520 के बीच में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की। बिहार में सूची 1 खनिज दिया गया, सूची 2 में जो है प्राप्ति जो स्थान दिया गया है। तो इसको हम लोग जो है सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो अभ्रक की बात करें, अभ्रक कहाँ मिलता है? तो 47 नंबर क्वेश्चन की बात, अभ्रक गया में है। अभ्रक कहाँ है? तो अभ्रक गया में है। आगे बात करते हैं हम लोग स्वर्ण कहाँ पाया जाएगा? तो स्वर्ण जो है आप लोग को पता होगा कि स्वर्ण कहाँ पे है। स्वर्ण जो है मुंगेर में है। स्वर्ण कहाँ पे है? मुंगेर में है। अब जो है ऑप्शन के हिसाब से जम्मू ही होगा, बट इसमें जो है मुंगेर दिया गया। डोलोमाइट की बात करें हम लोग, तो डोलोमाइट जो कहाँ पे है? रोहतास में है। जो डोलोमाइट कहाँ है? रोहतास में। पेट्रोलियम कहाँ है? तो किशनगंज में है। तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 1 3 4 2 1 4 3। आगे बात करते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा है, तीसरा है, छठा है, पाँचवा है। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान जो है छठा स्थान है बिहार का। और बिहार के अलावा जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल भी जो है प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य हैं। बिहार के जो है रोहतास कैमूर में जो पश्चिम चंपारण जिले में जो है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छठा स्थान है। आगे बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के। निम्न में से भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन की बात करें हम लोग, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 49 नंबर क्वेश्चन की सोन नदी घाटी परियोजना भारत के बिहार राज्य में जो है निर्मित सबसे पुरानी घाटी परियोजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि के लिए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण करना है। इसे दामोदर और कोसी परियोजना से पहले स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन सोन नदी घाटी परियोजना। और कब हुआ था सोन नदी घाटी परियोजना? तो ये 1873 से 74 में हुआ था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की बात करते हैं हम लोग, तो 50 नंबर क्वेश्चन की। तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 86 डिग्री या फिर 89 डिग्री, 81 डिग्री। तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बिहार से होकर 86 डिग्री देशांतर रेखा जो है गुजरती है। यह रेखा जो है भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है और यह जो भारत को पार करते हुए पूर्वी राज्यों की सीमाओं को भी छूती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86 डिग्री जो है बिहार से होकर गुजरती है। तो यही इसी के साथ जो हम लोग यहीं पे वीडियो को जो एंड करते हैं 50 क्वेश्चन के साथ, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट
50 क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। आपको पता होगा मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं आपकी पढ़ाई पे भी ध्यान देती हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।